Hi, this is C. Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. In this particular class, we are going to revise audit of banks. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 8 नंबर तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है और बहुत स्पीड में बहुत अच्छे तरीके से हम आपके पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। मतलब जितने भी कंसेप्ट आपके इस चैप्टर में है उन सारे के सारे कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। सो हम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कि आपके बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो क्योंकि बैंकिंग कंपनी भी एक कंपनी ही होती है तो इसके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आपके शेयर होल्डर्स करते हैं और शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में, पर उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी मैंडेटरी होगा। अगर ये ऑडिटर एक नेशनलाइज्ड बैंक का ऑडिटर है तो इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ यहां पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल लगेगी। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है तो क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है तो उस केस में इसकी अपॉइंटमेंट करता है C&AG, लेकिन C&AG खुद से अपॉइंटमेंट नहीं करता, वो कंसल्टेशन लेता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर ये बैंक एक रीजनल रूरल बैंक है तो उस केस में आपके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है बैंक खुद, मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन इस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। तो इंस्टीट्यूट यहां से MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि आपके स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को कौन कौन से सर्टिफिकेट और रिपोर्ट इशू करने पड़ते हैं। तो नंबर 1 आपके ऑडिटर को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है ऑन द एडुकेसी एंड ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, जिसको हम आपके सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 में भी पढ़ते हैं। दूसरी रिपोर्ट जो आपका ऑडिटर देता है वो होती है LFAR, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट आपका ऑडिटर देता है कि क्या आपके बैंक के ऊपर जो SLR की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती थी आपके बैंक ने उन SLR की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस किया या कंप्लायंस नहीं किया। तीसरी, बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशंस इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशन क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस रिलेशन में भी आपका ऑडिटर एक सर्टिफिकेट देता है। आपके बैंक को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो रिकंसिलिएशन वो इन्वेस्टमेंट जो उसने अपने नाम पे रखी है और वो इन्वेस्टमेंट जो उसने PMS मतलब जो उसने अपने किसी कस्टमर के बिहाफ पे होल्ड करी है, आपके ऑडिटर को इस रिकंसिलिएशन के ऊपर भी सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है। आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि क्या बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उनके साथ कंप्लायंस कर रहा है या कंप्लायंस नहीं कर रहा है। योर ऑडिटर विल हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट वेदर बैंक की जो इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स है, उसके एसेट क्लासिफिकेशंस के नॉर्म्स हैं, जो उसकी प्रोविजनिंग के नॉर्म्स है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। आपके ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई भी सीरियस इरेगुलरिटी मिलती है तो उसको उस सीरियस इरेगुलरिटी को भी अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ता है और आपके ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑथेंटिकेशन ऑफ कैपिटल एडुकेसी रेशो, जिसको हम आपके इस चैप्टर के लेटर पार्ट में कवर करते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेट हैं, ये रिपोर्ट्स हैं जो आपका ऑडिटर इशू करता है। उसके बाद आता है जब भी आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाएगा इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, जिसकी सबमिशन किसको होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो उस ऑडिट रिपोर्ट में किन किन कंटेंट्स को इंक्लूड करेगा। नंबर 1 आपका ऑडिटर जब बैलेंस शीट को चेक करेगा तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि क्या बैंक की बैलेंस शीट इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैंक। दूसरी चीज, जब वो बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेगा तो वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि क्या बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिविंग अ ट्रू पिक्चर अबाउट द प्रॉफिट जो आपके बैंक ने अर्न करे या लॉस जो आपके बैंक ने सफर किया। तीसरी चीज, क्या बैंक ने जो भी ट्रांजेक्शन करी क्या वो ट्रांजेक्शन करने की पावर आपके बैंक के पास थी या नहीं थी। आपके बैंक को टाइम टू टाइम रिटर्न्स मिलती हैं ब्रांचेस से, तो क्या जो रिटर्न्स उसको ब्रांचेस से मिली वो रिटर्न्स एडवोकेट थी, वो रिटर्न्स वैलिड थी। अगर आपके ऑडिटर ने बैंक से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, कोई भी एक्सप्लेनेशन मांगी, क्या आपके बैंक ने उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी या नहीं करी, इस चीज को भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। अगर कोई और मैटर जो आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज में लाना चाहता है, उसको भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। फिर आता है आपका LFAR का कंसेप्ट। यहां से इंस्टीट्यूट 4 से लेकर 5 नंबर का शॉर्ट नोट पूछ सकता है।
लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल होगी, चाहे आपका ऑडिटर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑडिटर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का ऑडिटर है, या वो फॉरेन बैंक का ऑडिटर है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आपके ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी देता है और आपका एचओ का ऑडिटर भी देता है। जो आपका ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को देता है इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर और उसकी सबमिशन करता है अपने एचओ के ऑडिटर को, मतलब आपके स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को, और उसके बाद इस ऑडिट रिपोर्ट की कंसोलिडेशन होती है एचओ की लेवल पे और बाद में इस ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है आपकी मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट इस रिपोर्ट की सबमिशन करती है बैंक की एसीबी को, मतलब बैंक की ऑडिट कमेटी बोर्ड को, जो बाद में कहां पे सबमिट होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विद इन 60 डेज। 60 डेज कहां से देखनी है, जिस डेट पे आपके स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट रिपोर्ट ने इस रिपोर्ट को दिया। तो यहां से इंस्टीट्यूट क्या पूछ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है कि बैंक में ऑडिट कैसे होगी, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जाएंगे। तो बैंक की ऑडिट की भी स्टेजेस होते हैं जैसे किसी भी एक नॉर्मल ऑडिट की स्टेज होती है। नंबर 1, आपका ऑडिटर इनिशियल कंसिडरेशन लेगा, मतलब आपके ऑडिटर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन रिलेशन टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप उसको कंसिडर करेगा। वो ये देखेगा कि क्या उसकी बैंक की कोई इंडेटनेस है जिसकी डिक्लेरेशन उसको देनी है, उसके साथ साथ उसकी कोई इंटरनल असाइनमेंट है, वो जो बैंक की कोई और असाइनमेंट है जो वो कर रहा है इन एडिशन टू दी ऑडिट, उसको भी वो कंसिडर करेगा। टर्म्स क्या है ऑडिट एंगेजमेंट के, उसको कंसिडर करेगा। उसको प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, उसकी कम्युनिकेशन करेगा और वो अपनी एंगेजमेंट टीम को एस्टैब्लिश करेगा। जब वो इनिशियल कंसिडरेशन कर लेगा उसके बाद वो जाएगा आगे एसए नंबर 315 में और वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट की, मतलब वो इंटरनल कंट्रोल्स को समझेगा और बैंक की अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझेगा। उसके साथ साथ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बैंक का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करेगा। अब इंस्टीट्यूट यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बैंक के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के, अलग से यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझो नंबर 1 होती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी की जो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज होंगी उसको अप्रूव कौन करेगा, टीसीडब्ल्यूजी। दूसरा पॉइंट, बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, बैंक की स्ट्रेटजीज बैंक के गोल के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। फिर आता है आपके ऑडिटर को देखना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा कि बैंक अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करता है, मेजर कैसे करता है और उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। तीसरा, बैंक की कंट्रोल एक्टिविटीज कौन कौन सी है। कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब क्या बैंक में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है, क्या प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है ट्रांजैक्शंस की, क्या बैंक में लिमिट चेक्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, बैंक अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की मॉनिटरिंग कैसे करता है। तो आपका ऑडिटर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज को भी इवेल्युएट करेगा। बैंक के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो रिलायबल हैं या नहीं, मतलब क्या वो टाइमली और एडुकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को या नहीं। तो आपका ऑडिटर जब एक बार एसए नंबर 315 लगाकर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेगा उसके बाद वो रिस्क की असेसमेंट करेगा। वो देखेगा कि बैंक में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो सकता है, बैंक में रिस्क ऑफ फ्रॉड कितना हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क कितना है। जब आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट कर लेगा उसके बाद वो लगाता है एसए नंबर 330, मतलब वो जाता है एग्जीक्यूशन स्टेज पे और एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाके वो रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है और रिस्पॉन्सेज जनरेट करके वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है और उन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को बेस बनाकर वो कंक्लूजन पे पहुंचता है और अपनी रिपोर्ट या फिर सर्टिफिकेट एज द केस में भी उसको इशू कर देता है। राइट, फिर आगे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका ऑडिटर जब भी बैंक की ऑडिट करता है तो उसको स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन क्यों लेनी पड़ती है। रीजन बीइंग, जिस टाइप का रिस्क एसोसिएटेड होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ उसका नेचर ऐसा होता है कि आपके ऑडिटर को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब भी वो बैंक की ऑडिट करता है। नंबर 2, आपके जो बैंक का स्केल ऑफ ऑपरेशंस होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस किसी भी बैंक में बहुत ज्यादा हाई होती हैं जिसकी वजह से रिस्क अराइज होता है और आपके ऑडिटर को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपका जो बैंक का एंटायर स्ट्रक्चर है वो आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जहां आईटी है वहां पे आईटी का रिस्क भी आएगा और आपके ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेनी पड़ती है। बैंक के ऊपर बहुत सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं, तो
आपके ऑडिटर को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि क्या आपका बैंक इन रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस करता है या नहीं करता है। बैंक टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करता रहता है, नए नए बैंक के प्रोडक्ट आते रहते हैं, जो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑडिटिंग और आपकी अकाउंटिंग डेवलपमेंट के साथ मैच ना हो, जिसकी वजह से भी एक रिस्क अराइज हो जाता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपके ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेनी पड़ती है जब भी वो बैंक की ऑडिट करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आपका ऑडिटर किन किन की एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगा जब भी वो ऑडिट करेगा कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ना भी कराऊं तो भी आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं जब आपका ऑडिटर ऑडिट करता है इन दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देती हूं, आप इसको सेल्फ कर लेना। रीजन बीइंग बहुत बड़ा चैप्टर है और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि बैंक से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है कि आपके बैंक में कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर्स लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, जर्नल कंट्रोल्स कौन कौन से लगा सकता है आपका बैंक। जर्नल कंट्रोल्स में सबसे पहला कंट्रोल लगता है कि आपका बैंक अपने स्टाफ को, अपने ऑफिसर्स को टाइम टू टाइम रोटेट कर सकता है, ताकि अगर किसी एक ऑफिशियल ने कुछ गलती करी है या कुछ मैनिपुलेशन करी है, दूसरा ऑफिशियल जब उसकी जगह पे काम करने आएगा वो गलती, वो मैनिपुलेशन पकड़ी जाए। दूसरा, आपके इंटरनल चेक लगाए जा सकते हैं, जहां पे एक इंप्लॉय के किए हुए काम को दूसरा इंप्लॉय चेक करेगा। आपके डीडी की पोजेशन, चेकबुक की पोजेशन, डेबिट कार्ड की पोजेशन, क्रेडिट कार्ड की पोजेशन, इट शुड बी हेल्ड इन द कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ये भी एक कंट्रोल लग सकता है। आपकी जो सिग्नेचर बुक है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी में ही रहनी चाहिए, ये भी एक कंट्रोल लग सकता है। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, जिसके अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और उनकी अथॉरिटीज क्या होंगी। मूविंग फॉरवर्ड, कैश के ऊपर कौन से कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, कैश हमेशा जॉइंट कस्टडी में रखा जाएगा ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफिसर। दूसरा पॉइंट, कैश का टाइम टू टाइम सरप्राइज चेक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कैशियर, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा लिखा गया है, गलती से मेरे से बहुत छोटा लिखा गया है, क्योंकि वन नोट में मैं कितना भी जूम इन कर सकती हूं, लेकिन यहां पे ये पीडीएफ में जूम इन नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना मटेरियल आप उसको देखोगे तो वहां पे सेम ही पॉइंट आपको मिलेंगे। राइट, तीसरा कंट्रोल कौन सा लग सकता है कि जिस बंदे के पास, जो आपका कैशियर है, जिसके पास कैश की एक्सेस है, उसके पास कस्टमर के लेजर अकाउंट की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। पेमेंट तब ही रिलीज होगी, पहले वाउचर बनेगा, वाउचर की ऑथराइजेशन होगी, उसके बाद ही पेमेंट रिलीज होनी चाहिए। आपके जो रिसिप्ट और पेमेंट के स्क्रॉल आपका कैशियर बनाता है, उसकी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए आपकी कैश की डे बुक के साथ। उसके साथ साथ जो आपका टेलर है उसकी पेमेंट पावर के ऊपर भी लिमिट लगनी चाहिए। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो कैश के ऊपर लगाए जा सकते हैं। फिर आता है क्लियरिंग ऑफ चेक के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। पहले चेक की क्लियरिंग कैसे होती थी, फिजिकली होती थी, एक ब्रांच के अंदर चेक आता था और उस चेक को फिजिकली दूसरे ब्रांच में डिपॉजिट कराया जाता था। लेकिन अब इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए सीटीएस का यूज होता है। दैट सिस्टम इज नोन एज द चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाती है आपकी पेइंग ब्रांच के पास या फिर क्लियरिंग हाउस के पास, ऐसा केस में भी। तो पहला पॉइंट यही है कि आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपके बैंक में प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता है सीटीएस का, अलोंग विद क्या टाइम टू टाइम उसके साथ जब भी वो इमेज जाती है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर किसी चेक का अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा का है तो आपके बैंक को अपने कस्टमर को या तो ईमेल भेज के या तो उसको कॉल करके इंटीमेट करना पड़ता है। तो आपका ऑडिटर चेक करेगा कि क्या आपका बैंक ऐसा कोई मेल या फोन करता है आपके कस्टमर को या नहीं करता है। जो भी चेक के ऊपर साइन करे होंगे आपके ड्रोवर ने, उसको आपका रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही वेरीफाई करेगा। अगर कोई अनपेड चेक है जो क्लियर नहीं हो पाया किसी भी वजह से, वो ब्रांच के पास नहीं रहना चाहिए, उस चेक को वापस भेजा जाएगा आपके कस्टमर के पास या फिर उसको इंटीमेट किया जाएगा कि तू ब्रांच में आके इस चेक को कलेक्ट कर ले। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो चेक्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं। फिर आता है बिल्स फॉर कलेक्शन के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। बिल्स फॉर कलेक्शन का कंसेप्ट आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में। तो पहला पॉइंट कहता है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाई करेगा आपका रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और उसकी प्रॉपर एंट्री की जाएगी रजिस्टर में। दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल का अकाउंट या फिर आपके एक्सपोर्टर का अकाउंट
इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल तब ही क्रेडिट किया जाएगा जब एक्चुअल में पेमेंट आ जाएगी। अगर बिल भेजा गया है, एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को बिल भेजा है, तो आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बिल की डबल काउंटिंग होती है, राइट। फिर आता है कि कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं बिल परचेस्ड के ऊपर, ऑल्सो नोन एज द बिल फॉर डिस्काउंटिंग। मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको इन सारी चीजों का मतलब पता है, मैं सिर्फ आपको ऑडिट प्रोसीजर्स बता रही हूं, मतलब जो आपकी बुक में लिखा है उनका मतलब बता रही हूं, मैं आपको समझा नहीं रही हूं कि बिल फॉर डिस्काउंटिंग क्या होता है, राइट। तो बिल फॉर डिस्काउंटिंग के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिल योर प्रॉपर ऑफिसर शुड वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर एंटर्ड। मतलब जब भी आपका बैंक बिल्स को परचेज करेगा, आपके बैंक को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है इन रिलेशन टू दोज बिल्स वो प्रॉपरली आपके बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं, अपने रजिस्टर में उनको रिकॉर्ड कर लिया है, और उसके साथ साथ जो टाइटल है वो किसको असाइन हो गया है, आपके बैंक को असाइन हो गया है। बैंक अपना एक सफिशिएंट मार्जिन रखता है इन रिलेशन टू सच बिल्स। अगर कोई इरेगुलर अकाउंट है उसको इमीडिएटली एचओ को बताया जाता है, और प्रोपोर्शनेट इनकम रियलाइज्ड होती है बिटवीन द पीरियड एज एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड। मतलब आपके बिल जब भी बैंक परचेज करता है उस रिलेशन में उसको एक टाइम में पेमेंट रियलाइज नहीं होती है, उसको प्रोपोर्शनेट इनकम आती है। तो जैसे जैसे इनकम आएगी वैसे वैसे उसकी रिकॉग्निशन होती जाएगी। फिर आता है लोन्स एंड एडवांसेस के केस में कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, जब भी कोई बोरोवर बैंक के पास आएगा तो आपका बैंक उसको लोन देने से पहले उसकी एप्लीकेशन की प्रॉपर स्क्रीनिंग करेगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस की चेकिंग करेगा। जब भी बैंक लोन को सैंक्शन करेगा वो सिक्योरिटी के रिलेशन में एक एप्रोप्रिएट मार्जिन अपना मेंटेन करेगा। जहां पे सिक्योरिटी की रजिस्ट्रेशन करने की नीड पड़ती है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या ऐसी सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ इन दी फेवर ऑफ बैंक या चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। अगला पॉइंट आता है जहां पे आपके बैंक ने गुड्स को रखा है एज अ सिक्योरिटी इन द फिजिकल कस्टडी, तो आपके ऑडिटर को उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स को देखना पड़ेगा। और जहां पे आपके बैंक ने लोन दिया है अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड्स, तो आपका ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई कर सकता है उन गुड्स को वहां पे जाके, इन ऑर्डर टू चेक कि क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी कंडीशन क्या है, राइट। आपके जितने भी इरेगुलर अकाउंट होंगे, आपके बैंक के पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि उन इरेगुलर अकाउंट्स की इंटीमेशन इमीडिएटली एचओ के पास जा रही है, और अकाउंट का एटलीस्ट साल में एक बार रिव्यू होना चाहिए, जिसको आप एनुअल रिव्यू कहते हो। और आपके ऑडिटर को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि पोस्ट डिसबर्समेंट मतलब फॉलो अप का सिस्टम भी आपके बैंक के पास एग्जिस्ट करता है, और जो भी आपके एडवांसेस हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या वो स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, कौन सी कैटेगरी का है, इट हैज टू बी डन एज पर दी आरबीआई की गाइडलाइंस। तो दीज आर द सम ऑफ द कंट्रोल्स जो आपका बैंक लगा सकता है इन रिलेशन टू लोन्स एंड एडवांसेस। फिर आता है डिमांड ड्राफ्ट। पहला पॉइंट कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट के रिलेशन में जो साइन है, उसके जो साइन आपके डीडी के ऊपर है उस साइन को चेक किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दी सिग्नेचर बुक जो आपके बैंक के पास है। दूसरा, all the DDs which are issued by a branch should be immediately confirmed by the advices to the paying branch। मतलब आपके कंफर्मेशन भेजी जाएगी किसको, पेइंग ब्रांच को, बाय योर इशुइंग ब्रांच। और अगर पेइंग ब्रांच को कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं मिली या पेइंग ब्रांच को पैसे भी नहीं मिले, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रीजन चेक करना है कि क्या फ्लो है, किस रीजन की वजह से ऐसा हुआ। फिर आता है कि कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, आपकी जब भी कोई बंदा आपके बैंक में आएगा क्रेडिट कार्ड मांगने के लिए, आपके बैंक के पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट एप्लीकेशन। दूसरा, जहां पे आपकी स्टोरेज होती है क्रेडिट कार्ड्स की, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर उन क्रेडिट कार्ड की कस्टडी रखता है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। तीसरा, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि जब भी आपका मर्चेंट मतलब सेलर, जब भी आपका सेलर पेमेंट को एक्सेप्ट करता है थ्रू दी क्रेडिट कार्ड, उससे पहले वो आपके कस्टमर की अनयूटिलाइज्ड लिमिट को कंफर्म करता है आपके बैंक के साथ। और एक प्रॉपर सिस्टम अपने जो भी आपके मर्चेंट ने ट्रांजैक्शंस करी हैं, जो भी उसने पेमेंट एक्सेप्ट करी हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, उनका वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और पेमेंट को तब ही आगे प्रोसेस किया जाता है जब प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाती है, वैलिडेशन हो जाती है बाय योर बैंक। और जैसे ही आपका बैंक
मर्चेंट को रीइंबर्समेंट करता है इस पेमेंट की, उसी टाइम पे वो आपके कस्टमर के अकाउंट को भी चार्ज कर देता है और टाइम टू टाइम आपके बैंक स्टेटमेंट भेजता रहता है आपके कस्टमर को। इसका भी सिस्टम आपके बैंक के पास होना चाहिए। अगर कोई अकाउंट ऐसा है जो ओवरड्यू है फॉर अ वेरी अनरीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से स्टेप आपके बैंक ने लिए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉसेस। क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशंस में भी आपका रिव्यू होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसकी नेटवर्थ में कोई भी चेंज आया है और उसको लिमिट अगर हमें रिड्यूस करने की नीड है तो आपके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का भी रिव्यू होता है। तो ये कुछ आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के ऊपर लगाए जा सकते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड आता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा? गिव मी 2 मिनट। ओके तो आपका ऑडिटर अपनी इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन कैसे करेगा? नंबर 1, आपका ऑडिटर चेक करेगा कि आपकी मैनेजमेंट के कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स हैं इन रिलेशन टू दी इन्वेस्टमेंट, और आपकी इन्वेस्टमेंट की आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है उसका वो रिव्यू कर लेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है बैंक की वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा, आपका ऑडिटर विल मेक श्योर कि आपकी जो बैंक की मैनेजमेंट है वो अपनी इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेस्टमेंट उसने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे होल्ड करी है उसकी वो सेपरेशन करती है। आपका ऑडिटर एग्जामिनेशन करेगा जो रिकंसिलिएशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपकी बैंक को बनाना पड़ता है उसका। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि बैंक अपनी परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है। आपका ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट की, और फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पॉइंट आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा इन्वेस्टमेंट की। तो नंबर 1, आपका ऑडिटर फिजिकली वेरीफाई कर सकता है स्क्रिप्ट्स को, मतलब अपनी शेयर्स को ऑन द बैलेंस शीट डेट। अच्छा ये पॉइंट आप ध्यान से सुनना। सेकंड, योर ऑडिटर कैन गेट अ एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम पब्लिक डेट ऑफिसेज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, custodians and depositories to verify the investment with the statement of holding of bank at the balance sheet date। ये पॉइंट कह रहा है कि जहां पे आपके बैंक ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी है, तो जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसको मैनेज करता है पब्लिक डेट ऑफिस। तो आपका बैंक का ऑडिटर पब्लिक डेट ऑफिस से एक कंफर्मेशन मंगवा सकता है, मतलब ऐसे नंबर 505 वाली कंफर्मेशन, और जहां पे आपकी बैंक ने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कहीं और इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस केस में वो कंफर्मेशन मंगवा सकता है आपके डिपॉजिटरीज से, जैसे सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, या फिर आपके कस्टोडियन से, और उसको मैच कर सकता है, उसको रिकंसाइल कर सकता है जो भी बैलेंस आपकी इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में शो हो रहा है आपके बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट में, राइट। तीसरा पॉइंट कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बीआरएस, इसको भी ध्यान से सुनना, इन रिस्पेक्ट ऑफ बीआरएस इशूड बाय अदर बैंक एंड ऑन हैंड विद द बैंक एट द बैलेंस शीट डेट। बीआरएस क्या होते हैं? दीज आर बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अब इतना मैं ज्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का ही तरीका होता है। दो तरीका होता है, या तो बैंक खुद बैंकर्स एक्सेप्टेंस इशू करता है या वो किसी और बैंक का एक्वायर भी कर सकता है। ये जो पॉइंट लिखा है वो एक्विजिशन वाला पॉइंट लिखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंकर्स एक्सेप्टेंस विच आर इशूड बाय अदर बैंक, मतलब वो बैंकर की एक्सेप्टेंस जो किसी और बैंक ने इशू करी लेकिन आपके बैंक के इन हैंड है, मतलब आपके बैंक ने एक्वायर करी है, तो आपका ऑडिटर क्या कर सकता है? कंफर्मेशन मंगवा सकता है काउंटर पार्टी बैंक से, राइट, जिसने भी उसको इशू किया है, तो उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्या वो जो अमाउंट है उसकी वैल्यूएशन है वो ठीक है या नहीं है। आगे अगर कोई ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो नॉमिनी के नाम में हैं, तो आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर टाइटल डीड आर साइंड बाय योर होल्डर्स। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो वेरिफिकेशन करेगा इन्वेस्टमेंट की। अगला ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म कर सकता है आपका ऑडिटर? वो एग्जामिन कर सकता है वैल्यूएशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन के ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से पॉइंट को आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन करेगा। नंबर 1, जो आपकी मैनेजमेंट, मतलब आपका बैंक मेथड ऑफ अकाउंटिंग
अकाउंटिंग फॉलो करता है क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुई है इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड फॉर ट्रेड। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन आपका बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करता है या नहीं करता है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली क्लासिफाइड हुई है एज द नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट या पेमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट वो ड्यू है, इफ इट इज ड्यू मोर देन 90 डेज, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर अकाउंटिंग होती है या अकाउंटिंग नहीं होती है, अगर आपकी मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के तरीके में कोई भी चेंज किया है, वेदर इट हैज बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड और नॉट डिस्क्लोज्ड। कोई भी प्रॉफिट और लॉस जो आपकी मैनेजमेंट को हुआ, मैनेजमेंट अगर मैं बोल रही हूँ उसका मतलब बैंक को हुआ, तो क्या उसकी अकाउंटिंग प्रॉपरली हुई या नहीं हुई, मतलब वो प्रॉपरली P&L में चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपका ऑडिटर आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की जब वो वेरिफिकेशन करेगा उस टाइम पे कंसिडर करेगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड आते हैं इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, मोस्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। जो भी आपकी परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट होगी, बैंक उनसे आने वाली इनकम को हमेशा अक्रूवल बेसिस पे रियलाइज करेगा। जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट होंगी, मतलब जिसके ऊपर आपका प्रिंसिपल का अमाउंट या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू है मोर देन 90 डेज, उससे आने वाली इनकम को आपका बैंक रियलाइजेशन बेसिस पे रियलाइजेशन बेसिस पे बुक करेगा। मतलब जब उसको एक्चुअल में मिल जाएगी इनकम तो ही वो उसको अपनी इनकम मानेगा। जो आपकी गवर्नमेंट गारंटेड इन्वेस्टमेंट होती हैं उसको आपका बैंक करेगा अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज, लेकिन अगर वो नॉन परफॉर्मिंग हो गई हैं तो वो रियलाइजेशन बेसिस पे शिफ्ट हो जाएंगी। डिविडेंड, अगर आपके बैंक ने इन्वेस्टमेंट करी है किसी एंटिटी में और उसने डिविडेंड बांटा है, तो डिविडेंड की रियलाइजेशन एज अ इनकम बैंक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी करेगा जब बैंक का राइट एस्टेब्लिश हो गया है उसके ऊपर, राइट। उसके बाद कहता है जो भी यूनिट होती है म्यूचुअल फंड की, अगर आपके बैंक ने यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है तो वो हमेशा कैश बेसिस पे ही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू वेरिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। कैसे करेगा आपका ऑडिटर? अब वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस में आपका ऑडिटर सबसे पहले चेक करेगा, इवैल्यूएशन करेगा वो इंटरनल कंट्रोल्स की। और ये इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स वाले पॉइंट हम पहले ही ऊपर कर चुके हैं, तो ये मोर और लेस सेम ही पॉइंट्स हैं। उसके साथ साथ जब आपका ऑडिटर एक बार इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग कर लेगा, उसके बाद वो परफॉर्म करेगा कुछ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। वो चेक करेगा कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आपके सीबीएसई सिस्टम में है, मतलब जो भी ईएमआई आपके सीबीएसई सिस्टम में चार्ज होती है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट आपके लोन्स के ऊपर चार्ज होता है, वो एक्यूरेट है या नहीं। आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जितने भी कस्टमर के लोन अकाउंट है वो एक ही कस्टमर आईडी के साथ टैग्ड होनी चाहिए। आपका ऑडिटर जो आपके बैंक के लार्ज एडवांसेस हैं, जो बड़े बड़े लोन अकाउंट है, उनका एक वॉक थ्रू ले सकता है ऑन द सैंपल बेसिस। जो भी आपके रेड फ्लैग अकाउंट है, मतलब जो आपके सीरियस अकाउंट है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन अकाउंट है आपके बैंक के, उनको वो एग्जामिन करेगा कि क्या वो रेड फ्लैग अकाउंट क्लासीफाई हो गए हैं अंडर एनपीए या नहीं। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इस चीज को भी एग्जामिन करेगा कि क्या बैंक के कॉन्करेंट ऑडिटर्स और स्टैट्यूटरी, जो बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, उन्होंने कोई एडवर्स रिमार्क दिया है ओवर एनी लोन अकाउंट और नोट। क्या कोई बैंक के पास अर्ली मोरालिटी अकाउंट है, मतलब क्या कोई ऐसा एनपीए है जो विद इन 12 मंथ ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन ही एनपीए हो गया है। ऑडिटर उसकी भी एग्जामिनेशन करेगा। आपका ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बैंक चार्ज कर रहा है अपने लोन्स अकाउंट पे, वो कंप्लीट है और वो एक्यूरेट है। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को एग्जामिनेशन करनी पड़ती है रिकवरेबिलिटी की, कि जो भी लोन आपके बैंक ने अपने कस्टमर को दिया है, क्या उसको वो लोन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस रिलेशन में आपका ऑडिटर चेक कर सकता है, रिव्यू कर सकता है पीरियोडिक स्टेटमेंट्स जो आपके बैंक को अपने कस्टमर से मिलती है। दूसरी चीज, जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बैंक के पास अवेलेबल है आपके कस्टमर की, उसको भी रिव्यू कर सकता है। तीसरी चीज, आपके बैंक को टाइम टू टाइम आपके कस्टमर की सिक्योरिटी जो उसने बैंक के पास रखी है उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। तो जो भी आपके पास लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अवेलेबल है उसका रिव्यू भी आपका ऑडिटर कर सकता है। और अगर बोरोवर की सीसी लिमिट का जो अमाउंट है वो 10 लाख या उससे ज्यादा का है, उस केस में आपके बोरोवर को ऑडिटेड रिपोर्ट देनी पड़ती है बैंक को। तो
आपके बैंक का ऑडिटर उस ऑडिटर रिपोर्ट को भी चेक कर सकता है, उसका भी रिव्यू कर सकता है। फिर आता है ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपके ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं इन स्पेशल केसेस। मतलब आपका ऑडिटर एसेट की क्लासिफिकेशन जो आपका बैंक कर रहा है, क्या वो एसेट की क्लासिफिकेशन सही है या नहीं, उसको कैसे चेक करेगा। तो सबसे पहले कहता है कि आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बैंक है वो बैंक के पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एसेट क्लासिफिकेशन का। मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर एसेट की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए आपके बैंक के सीबीएस सिस्टम में। फिर कहता है आपकी जो क्लासिफिकेशन होनी चाहिए एसेट की वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस। आपके एसेट का, आपके लोन का सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन शुड बी सेग्रीगेटेड। आगे आपका जो एनपीए अकाउंट है, आपका ऑडिटर रिव्यू करेगा कि लास्ट ईयर कितने एनपीए अकाउंट थे और इस साल कितने एनपीए अकाउंट है, और अगर कोई चेंज हुआ है तो रीजन क्या है, और या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट में पिछले साल कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था और इस साल उस एनपीए अकाउंट में कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, इन ऑर्डर टू नो कि क्या उस एनपीए अकाउंट में कोई रिकवरेबिलिटी हुई है या रिकवरेबिलिटी नहीं हुई है। और अगर आपकी मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट डेट से इमीडिएटली पहले कोई अकाउंट रेगुलराइज किया है तो आपका ऑडिटर देखेगा कि जो आपके जो सोर्सेज हैं फंड के, जहां से उस अकाउंट को रेगुलराइज किया गया है, वो सोर्स ऑफ फंड जेन्युइन होनी चाहिए। वहां पे आपके बैंक की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एनपीएस, राइट। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ डीपी के रिलेशन में आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। नंबर 1, आपका ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी डीपी मतलब ड्रॉइंग पावर आपका बैंक कैलकुलेट करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी गाइडलाइंस, आपके बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है। योर ऑडिटर विल इंश्योर कि आपके बैंक ने क्रेडिटर्स का जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था उसको भी कंसिडर किया है इन द कैलकुलेशन ऑफ डीपी। स्टॉक ऑडिट कंडक्ट होनी चाहिए फॉर एवरी अकाउंट्स हैविंग एक्सपोजर ओवर अ स्पेसिफाइड लिमिट एंड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। मतलब जब भी डीपी की कैलकुलेशन होती है वो स्टॉक ऑडिट के बेसिस पे ही होती है, और जो अकाउंट एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर के अकाउंट हैं उनकी स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी होती है। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन इन द केसेस वेयर द कैलकुलेशन ऑफ where the CC is given to for the construction business। मतलब जहां पे आपके बैंक ने CC दी है किसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, मतलब किसी भी रियल स्टेट को कोई CC दी है, उस केस में जब उसकी डीपी निकालेगी वहां पे आपके ऑडिटर को स्पेशल कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आपका ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से परफॉर्म करेगा आपका ऑडिटर इन केस ऑफ द अकाउंट विद द टेम्पररी डेफिशिएंसी। टेम्पररी डेफिशिएंसी मतलब बहुत किसी भी टेम्पररी रीजंस की वजह से आपके अकाउंट में डेफिशिएंसी शो हो रही है, वो इरेगुलर हो गई हैं, सच एज आपके बोरोवर ने आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दी है, या फिर डीपी आपकी नॉन अवेलेबल है, क्योंकि अगर वो स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देगा तो डीपी ऑटोमेटिकली वहां से हट जाती है, राइट। या फिर आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट में कहता है कि इन सारे रीजंस की वजह से अगर ये सारी डेफिशिएंसी है तो आपका बैंक इन अकाउंट्स को इन रीजंस की वजह से एनपीए नहीं क्लासीफाई करेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक स्टेटमेंट ऐसी है जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी है, उस केस में आपके बैंक को यूज नहीं करनी चाहिए ऐसी स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डीपी। अगर आपका बैंक यूज कर रहा है तो सच एन अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए, राइट। उस अकाउंट को तुम क्या बोलोगे कि एक इरेगुलर अकाउंट है। अगर कोई भी लिमिट रिव्यू नहीं हुई है विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, जब उसकी ड्यू डेट थी रिन्यूअल की, अगर उसका रिन्यू नहीं हुआ है, वो रिव्यू नहीं हुई है, तो उस अकाउंट को तुम क्या क्लासीफाई करोगे, एनपीए क्लासीफाई करोगे। यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं इन दोनों पॉइंट से, राइट। फिर कहता है कि जो आपकी एसेट की क्लासिफिकेशन होती है किसी भी बैंक में वो बोरोवर वाइज होती है ना कि फैसिलिटी वाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कस्टमर एक ही बैंक में एक से ज्यादा लोन चल रहे हैं तो अगर उसका एक लोन एनपीए हो जाता है तो उसके बाकी के लोन भी एनपीए हो जाते हैं। तो कस्टमर वाइज तुम एसेट की क्लासिफिकेशन करते हो ना कि फैसिलिटी वाइज। अब यहां से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है इन रिलेशन टू गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस। वो कहता है कि जो भी ऐसे एडवांसेस है बैंक के जिनके रिलेशन में गारंटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन एडवांसेस को तुम एनपीए तब ही करोगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस गारंटी को रेप्यूडिएट कर लेता है, राइट। अगर जब तक उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तब तक वो अकाउंट एनपीए नहीं हो जाता, भले ही उसमें रेट आपका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग है मोर देन 3 मंथ्स, राइट। फिर कहता है कि ये वाला कंसेप्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी पे नहीं लगेगा। अगर आपका कोई भी अकाउंट
जो जिसके कोई भी एडवांस जिसके रिलेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, अगर उस पर तुमने 90 दिन से ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट नहीं पे किया तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा इन द रेगुलर वे. Then comes the agricultural advances. I need to take a break because I'm feeling very tired of speaking so fast. Then comes agricultural advances. Agricultural advances, जो एग्रीकल्चरल एडवांसेस बैंक ने लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए दिए हैं, उसके रिलेशन में अगर प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है एक क्रॉप सीजन से ज़्यादा, उसको तुम एनपीए कर दोगे. राइट. क्रॉप सीजन का मतलब है हार्वेस्टिंग का पीरियड, जिसको आपकी बैंकर की जो कमेटी होती है वो डिफाइन करती है. लेकिन अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और अगर कोई प्रिंसिपल का अमाउंट या इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर 2 क्रॉप सीजन्स, तब उस अकाउंट को तुम एनपीए करोगे. राइट. फिर आता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन केस ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस. इसके बाद आई एम टेकिंग अ ब्रेक यार, बिकॉज माई एफिशिएंसी इज गोइंग डाउन. आई डोंट लाइक टीचिंग लाइक दिस. ओके, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ेंगे इन रिलेशन टू द रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस. रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस का मतलब होता है कि कई बार आपका बोरोवर पैसे नहीं दे पाता है, तो वो बैंक को अप्लाई करता है कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशन को तुम रिवाइज कर दो, मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दो, मेरी इंस्टॉलमेंट को रिवाइज कर दो. तो इन सारी रीजंस की वजह से जब भी आपका, वेयर इज दैट पॉइंट, जब भी आपके टर्म्स और कंडीशन में रिवीजन्स होती है उसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है आपके लोन्स एंड एडवांस की. राइट. तो यहाँ पे यही लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग. इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एडवांसेस. जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस थे लोन के, उसके अंदर अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो रही है उसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग. दैट इज तुम अपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हो. रीस्ट्रक्चरिंग शुड बी डन एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस. मतलब आपका ऑडिटर जब भी चेकिंग करेगा वो ये इंश्योर करेगा, इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है आरबीआई की जो भी रीस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. उसके साथ साथ रीस्ट्रक्चरिंग कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो सकती, हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही होगी. और जहां पे आपके बोरोवर ने एप्लीकेशन दी हुई है बैंक को फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग और अभी तक वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई है, तो आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या आपके बैंक को कोई प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है इन रिलेशन टू सच अकाउंट और नॉट. उसके बाद जब भी आपका अकाउंट कोई रीस्ट्रक्चर होता है उस केस में आपका अकाउंट डीग्रेड हो जाता है, स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड बन जाता है वो अकाउंट. लेकिन जो उसकी एसेट की क्लासिफिकेशन है, मतलब जो एनपीए की कैटेगरी है वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. तो दीज आर दी ऑडिट प्रोसीजर्स. मतलब आपका ऑडिटर ये सारे पॉइंट्स को चेक करेगा जब वो किसी भी एक रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट की ऑडिट करेगा. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट. अब इस नेक्स्ट कंसेप्ट को आई एम गोइंग टू कवर आफ्टर सम ब्रेक. आपको ये एक साथ ही मिलेगा, मैं क्लास को मर्ज कर दूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इट नाउ. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कि आपके ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ एनपीए. सबसे पहले परचेज ऑफ एनपीए. आपका ऑडिटर सबसे पहले एग्जामिन कर लेगा कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पॉलिसी है फॉर द परचेज ऑफ एनपीए. सेकंड पॉइंट कहता है कि योर बैंक कैन नॉट परचेज दोज एनपीए जो उसने एक बार बेचे हैं. मतलब पहले सेल के एनपीए दोबारा से आपका बैंक उन एनपीए को बाय नहीं कर सकता. तीसरा पॉइंट कहता है कि योर ऑडिटर विल मेक द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोविजन जो आपके बैंक ने करी है इन रिलेशन टू दिस परचेज्ड एनपीए, और वो प्रोविजनिंग कैसे होनी चाहिए, उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अगर लेटर ऑन जाकर किसी एनपीए अकाउंट में कोई रिकवरी हो जाती है तो आपके ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि उस रिकवरी का अमाउंट सबसे पहले आपके एनपीए की एक्विजिशन कॉस्ट के साथ एडजस्ट होगा, जो भी सरप्लस बचेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जब भी आपका बैंक कैपिटल एडुकेसी रेशियो निकालेगा और आपका बैंक को रिस्क अज्यूम करने पड़ते हैं इन रिलेशन टू द वेरियस एसेट, तो जो भी उसने एनपीए बाय करी हैं उसके रिलेशन में उसको रिस्क लेना पड़ेगा 100%. सेल ऑफ एनपीए की वेरिफिकेशन कैसे होगी? सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ परचेज ऑफ एनपीए, कि आपका ऑडिटर बैंक की पॉलिसी देख लेगा कि बैंक की क्या पॉलिसी है इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनपीए. उसके बाद कहता है कि आपका बैंक वही एनपीए सेल कर सकता है जो उसकी बुक में कम से कम 2 साल तक एनपीए रहे हो. अगला पॉइंट कहता है सारे के सारे एनपीए हमेशा नॉन रिकोर्स बेसिस पे होंगे, मतलब आपका बैंक दोबारा से उसको बाय नहीं कर पाएगा. एक बार आपने एनपीए बेच दिया तो बैंक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, सारे के सारे रिस्क रिलेटेड टू एनपीए विल बी ट्रांसफर टू दैट बैंक जो आपके एनपीए को बाय कर रहा है. फिर कहता है कि जो भी कंसिडरेशन होगी इन रिलेशन
टू दैट एनपीए, जो भी बैंक ने एनपीए बेचा उसको जो भी पैसा मिलना है वो सारा का सारा पैसा उसको अपफ्रंट मिलना चाहिए, कंटिंजेंट पेमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बैंक कंसिडरेशन सेट कर रहा है कि जितनी फ्यूचर में इस एनपीए से रिकवरी आएगी उसका इतना परसेंटेज मुझे दे देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल द पेमेंट इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनपीए हैज टू बी अपफ्रंट, राइट, मतलब देयर हैज टू बी नो कंटिंजेंसी। फिर कहता है ऑन द सेल ऑफ एनपीए सच एन अकाउंट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बैंक। कॉमन सेंस है कि अगर उसने एसेट ही बेच दिया तो वो अपनी बुक से उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपका सेल्स प्राइस कम है आपके बुक वैल्यू ऑफ द एसेट से, मतलब जो एनपीए की बुक वैल्यू है वो ज्यादा है, उस केस में जो भी शॉर्टफॉल है वो क्योंकि लॉस है उसको कहां पे भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर यही सिचुएशन वाइजा वर्सा है, मतलब सेल्स प्राइस ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है, उस केस में आपका जो एक्सेस अमाउंट है वो प्रॉफिट में नहीं जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे किसकी, अगर आपने बाकी के कोई एनपीए बेचे हैं और उस एनपीए पे आपको कोई शॉर्टफॉल हुआ है, कोई भी लॉस हुआ है, तो इस प्रॉफिट को आप उस लॉस से एडजस्ट करोगे। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपके ऑडिटर को कंसिडर करने हैं जब भी वो वेरिफिकेशन करेगा परचेज एंड सेल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर आता है वेरिफिकेशन कैसे होगी इन केस ऑफ स्पेशल एडवांसेस। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कौन कौन से, कि आपका ऑडिटर वेरिफिकेशन कैसे करेगा उन एडवांसेस की जो आपके बैंक ने दिए हैं आपके बोरोवर को अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। मतलब आपके बोरोवर ने बैंक को इंश्योरेंस पॉलिसीज को, जो भी उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखा है। तो पहला पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर इंस्पेक्शन करेगा इन पॉलिसीज की, ये देखने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये पॉलिसीज अब किसके नाम पे असाइंड हो जानी चाहिए, बैंक के नाम पे। दूसरा पॉइंट कहता है योर ऑडिटर विल मेक श्योर, ही विल इंश्योर, ही विल वेरीफाई कि आपका ये जो बोरोवर है इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में अपनी प्रीमियम को रेगुलरली पे करता है, क्योंकि अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसीज लैप्स हो जाएंगी तो ये आपके बैंक के किसी काम की नहीं रहेंगी। अगला पॉइंट कहता है कि आपका जो बैंक है, जो आपका ऑडिटर है, वो एक सर्टिफिकेट भी ले सकता है इंश्योरर से इन रिस्पेक्ट ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ दीज पॉलिसी। अगर आपकी जो इन इंश्योरेंस पॉलिसीज की जो सरेंडर वैल्यू है, इफ इट इज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ एनी प्रीमियम, तो उस केस में जो भी सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन होगी वो उस प्रीमियम के अमाउंट को डिडक्ट करके ही होगी। फिर आता है कि वेरिफिकेशन कैसे होगी उन एडवांसेस की जो आपके बैंक ने दिए हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। तो इसको याद करने के लिए आप शॉर्टकट याद कर सकते हो SIVSID, राइट। तो सबसे पहला सैंक्शनिंग, आपका ऑडिटर आपके इस लोन का जो लोन आपके बैंक ने बोरोवर को दिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, उसका सैंक्शन नोट चेक कर लेगा। सैंक्शन नोट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं आपके लोन के, और वो उस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेगा। आई का मतलब है इंस्पेक्शन। ये पॉइंट कहता है कि वेयर द स्टॉक ऑफ द बोरोवर इज पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द बैंक ऑफिशियल। आपका ऑडिटर इस बात को कंफर्म करेगा कि क्या जो बैंक के ऑफिशियल है, बैंक का स्टाफ है, वो आपके इस स्टॉक को जो आपके बैंक के पास गिरवी रखा है उसकी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं पीरियडिकली या नहीं। उसके बाद वो वेरीफाई कर लेगा कि क्या टाइम टू टाइम ये बोरोवर आपके बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट भेजता है या नहीं भेजता है, क्या स्टॉक ऑडिट कंडक्ट की जाती है या नहीं की जाती है, इस चीज के ऊपर भी ऑडिटर कंफर्ट ले लेगा। आई मतलब इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब आपका ऑडिटर योर ऑडिटर विल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो भी स्टॉक एज अ सिक्योरिटी आपके पास पड़ा है वो स्टॉक प्रॉपर्ली इंश्योर्ड होना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर कल उस स्टॉक में आग लग जाए या वो स्टॉक खराब हो जाए तो वो बैंक के किसी काम का नहीं रहेगा अगर आपके बोरोवर ने पैसे नहीं रिपे करे तो। फिर कहता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो भी उसके गुड्स के उनके आपके स्टॉक के टाइटल हैं वो किसके नाम पे असाइंड हो जानी चाहिए, बैंक के नाम पे असाइंड हो जानी चाहिए। तो एस का मतलब आपका ऑडिटर आपके सैंक्शन नोट को चेक कर लेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टर्म्स एंड कंडीशन। इंस्पेक्शन का मतलब आपका ऑडिटर इस बात को इंश्योर करेगा कि जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो टाइम टू टाइम आपके स्टॉक की इंस्पेक्शन करते हैं। स्टॉक ऑडिट टाइम पे होती है, आपका जो स्टॉक है वो प्रॉपर्ली इंश्योर्ड है और जो भी टाइटल हैं वो आपके बैंक के नाम पे असाइंड हुए हैं या नहीं हुए हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट नहीं, मतलब आपके लिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, मेरे लिए सेकंड पार्ट है। गिव मी 2 minutes, लेट मी ओपन दैट। ओके, नेक्स्ट इज द वेरिफिकेशन ऑफ अदर एसेट। आपको ऐसा लगेगा ओके, देन कम्स द वेरिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सबसे पहले
को किस किस कंटिंजेंट लाइबिलिटी का आपके बैंक को डिस्क्लोजर देना पड़ता है एज अ फुटनोट इन द बैलेंस शीट डेट। नंबर 1, वो सारे के सारे क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक जो अभी तक एक्नोलेज नहीं हुए हैं एज अ डेट बाय योर बैंक। दूसरा, अगर आपके बैंक की कोई भी लाइबिलिटी है इन रिलेशन टू एनी पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, वो भी यहाँ पे आएगा। अगर आपकी बैंक की कोई भी लाइबिलिटी है इन रिलेशन टू द आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप कहाँ पे पढ़ते हो, एसएफएम में, वो भी क्या है, आपके बैंक की कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अगर आपके बैंक ने कोई भी गारंटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो गारंटी उसने इंडिया में दी है चाहे आउटसाइड इंडिया दी है, वो भी कहां पे आएगी, उसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में एज अ फुटनोट। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अगेंस्ट, अगेन उसकी क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। या कोई और आइटम जिसके लिए आपका बैंक कंटिजेंटली लाइबल है, वो भी क्या होती है, उसकी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। और ये आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उसको देनी पड़ती है इन रिलेशन टू द कंटिजेंट लाइबिलिटी। उसके बाद आता है कि आपका ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा उन क्लेम्स को जो आपके बैंक के अगेंस्ट क्लेम है लेकिन बैंक ने उसको अभी तक एक्नोलेज नहीं किया है अपना डेट, ये भी क्या है, उसकी कंटिजेंट लाइबिलिटी है, जो हमने अभी अभी देखा। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है ऑडिटर विल एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कम्युनिकेशन विद द लॉयर्स, वर्कर्स यूनियन ईटीसी, कि आपका ऑडिटर कम्युनिकेशन देख लेगा कि आपके बैंक ने अपने लॉयर्स के साथ, वर्कर की यूनियन के साथ कौन कौन सी कम्युनिकेशन करी है। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर चेक करेगा आपके बैंक की मीटिंग के मिनट्स, कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके बैंक के ऊपर कोई भी केस चल रहा है, कौन कौन से केस आपके बैंक के ऊपर चल रहे हैं, उनकी लिस्ट, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि क्या आपके बैंक के पास ऐसा कोई क्लेम है जो बैंक ने अभी तक अपना डेट नहीं शो किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके साथ साथ ऑडिटर असर्टेन करेगा स्टेटस फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट द क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, कि जो उसके पिछले साल पे आउटस्टैंडिंग क्लेम्स थे, क्या इस साल पे भी वो आउटस्टैंडिंग है, उनका स्टेटस क्या है, इसके रिलेशन में वो मैनेजमेंट से एक WR भी ले सकता है। ऑडिटर विल रिव्यू द सब्सिक्वेंट इवेंट्स अबाउट द कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स। आपका ऑडिटर सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब ऐसे नंबर 560 के जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं वो भी परफॉर्म कर सकता है इन ऑर्डर टू नो कि मैनेजमेंट ने जो भी अपने क्लेम्स दिखाए हैं वो क्लेम्स कंप्लीट है और वो प्रॉपरली उसने वैल्यू करे हैं। तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है आपका ऑडिटर अपनी गारंटीज की वेरिफिकेशन कैसे करेगा, मतलब वो गारंटीज जो उसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पे दी हैं, चाहे इंडिया में दी हैं चाहे उसने आउटसाइड इंडिया दी हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 कहता है एग्जामिन कर लेगा एडवोकेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर द इशुएंस ऑफ द गारंटी, कि क्या आपकी मैनेजमेंट, आपका बैंक जब भी गारंटी देता है उसके ऊपर एडुकेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं या नहीं, मतलब प्रॉपर सैंक्शन होता है, प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है, प्रॉपर सैंक्शन नोट बनता है, प्रॉपर मार्जिन रखा जाता है। उसके बाद कहता है योर ऑडिटर विल इवैल्यूएट द कंट्रोल्स ओवर अनयूज्ड गारंटी फॉर्म्स, कि जो गारंटी फॉर्म्स यूज नहीं हुए हैं उसके ऊपर आपके बैंक के क्या कंट्रोल्स हैं, क्या इन फॉर्म्स को आपके प्रॉपर ऑफिसर की कस्टडी में रखा जाता है या नहीं, क्या उनका स्टॉक रेगुलरली वेरीफाइड होता है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी आके उन गारंटी फॉर्म को एक्सेस कर लेता है। उसके बाद कहता है कि वेदर देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर मार्किंग ऑफ द एक्सपायर्ड गारंटीज, जो गारंटीज एक्सपायर हो चुकी हैं क्या आप उनको मार्क ऑफ कर देते हो, उनको काट देते हो, क्या बैंक के पास ऐसा प्रोसीजर है या नहीं। आपका ऑडिटर विल एग्जामिन द रजिस्टर ऑफ द गारंटीज विद रिस्पेक्ट टू द लिस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग गारंटीज टू इंश्योर द कंप्लीटनेस एंड डिस्क्लोजर। आपका बैंक हमेशा एक रजिस्टर मेंटेन करता है जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग गारंटीज हैं, मतलब जो भी उसकी ऑनगोइंग गारंटीज हैं, तो वो उस रजिस्टर को चेक करेगा ये देखने के लिए कि सारी की सारी गारंटीज वहां पे रिकॉर्डेड हैं और उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपका ऑडिटर आपकी सिक्योरिटीज को भी चेक करेगा जो आपके बैंक ने एज अ मार्जिन रखी है। आपका ऑडिटर वेरीफाई करेगा एनी प्रोविजन आपके बैंक को क्रिएट करने की जरूरत तो नहीं है इन एज पर AS 29 इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गारंटीज। और आपका ऑडिटर इस बात को भी इंश्योर करेगा कि कोई भी एक्सपायर्ड गारंटी उस रजिस्टर में रिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है इन रिलेशन टू द कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अगला टॉपिक आता है आपका that is verification of the important ratios. Okay, let's move forward to the next concept, that is the verification of important ratios. SLR statutory liquidity ratio, आपके बैंक को compliance करना पड़ता है SLR का, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ SLR। और आपके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है कि उसको ये वेरीफाई करना है कि आपका बैंक कंप्लायंस कर रहा है SLR का। कब करेगा वो
का वेरिफिकेशन ऑन द 12 ओड डेट्स इन डिफरेंट मंथ, लेकिन वो डेट वो दिन क्या नहीं होनी चाहिए, फ्राइडे, और जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो किसको भेज देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज देता है। इस वाले कंसेप्ट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ डीटीएल। जब भी आपका बैंक एसएलआर निकालता है, अपनी लिक्विडिटी रेशो की, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की कैलकुलेशन करता है, उस टाइम पे उसको यूज करनी पड़ती है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, राइट। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में कौन कौन से आइटम एक्सक्लूड होंगे और कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो किन किन आइटम्स को आपको एक्सक्लूड करना है, ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। नंबर 1, पार्ट रिकवरीज फ्रॉम द बोरोवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट कंसिडर्ड एज बैड एंड डाउटफुल। ये पॉइंट कहता है कि आपके बैंक ने किसी एक डेट को बैड डेट मान लिया है और लेटर ऑन बाद में अगर उससे कोई रिकवरी हो गई है और आप अपने बैड डेट को क्रेडिट कर रहे हो, तो वो जो बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, भले ही वो लाइबिलिटी वाली साइड आ रहा है, वो बैंक की डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी नहीं है। देखो, जब बैंक बैड डेट क्रिएट करता है तो एंट्री क्या डालता है, बैड डेट टू डेटर, राइट। उसके बाद जब उसको रिकवरी होती है तो एंट्री क्या डालेगा, वो बैड डेट को हटा देगा, उतने अमाउंट से बैंक को डेबिट कर देगा, टू कर देगा बैड डेट। तो ये जो बैड डेट क्रेडिट में आ रहा है ये आपकी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय बैंक इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट द इंपोर्ट बिल्स एंड हेल्ड इन सन्ड्री डिपॉजिट टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द रेट। कि जब भी आपका इंपोर्टर बाहर से सामान मंगवाता है तो उसको पेमेंट कैसे करनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी में, राइट। तो आपका इंपोर्टर उस फॉरेन करेंसी को बाय कहां से करेगा, आपके बैंक से। बैंक से बाय करने के लिए बैंक को क्या देगा, इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी जो आपके बैंक के पास पड़ी है अगेंस्ट द इंपोर्ट बिल्स, और आपके बैंक ने अभी तक वो उस इंडियन करेंसी के अगेंस्ट फॉरेन करेंसी इशू नहीं की है, क्योंकि अभी तक इंपोर्टर के जो रेट्स हैं वो फाइनलाइज्ड नहीं हुए हैं। तो टेम्पररी जो पैसा आपके बैंक ने अपनी लाइबिलिटी में शो किया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मनी, वो आपके बैंक की डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर आता है अनएडजस्टेड डिपॉजिट लाइंग इन द लिंकिंग ब्रांच सच एज dividend warrant refund of application money etc to the extent payment is made by the branches other branches but not adjusted by the link branch। इसको भी समझना, इतना टाइम नहीं है, बट एनीवेज, मान लो आपका बैंक है X, ठीक है, आपका बैंक है X और इसकी एक ब्रांच है A, एक ब्रांच है इसकी B और एक ब्रांच है इसकी C। A के पास एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी मतलब ये किसी एंटिटी ने कोई भी जब भी शेयर इशू करती है तो वो सर्विसेज लेती है मर्चेंट बैंकर की। तो मान लो कि आपका ये बैंक मर्चेंट बैंकर है और उसके पास लोगों से पैसा आया, उनकी एप्लीकेशन मनी पड़ी है। अब इसको इस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है, रिफंड करना है। तो इस रिफंड करने के लिए ये भेज देता है इस वाली एप्लीकेशन मनी के रिफंड करने की एप्लीकेशन, मतलब किसको भेज देता है, इस डिपॉजिट को अपनी ब्रांच नंबर बी के पास। क्यों, क्योंकि ये एजेंसी का फंक्शन परफॉर्म करती है, मान लो, ठीक है। और आपकी जो ब्रांच बी है वो इसको फॉरवर्ड कर देती है ब्रांच सी के पास, क्योंकि जो अल्टीमेटली आपके कस्टमर का डाटा पड़ा होता है वो सारा का सारा किसके पास है, ब्रांच सी के पास पड़ा है। तो अब ब्रांच सी ने क्या किया, जैसे उसको इंटीमेशन मिली, ये इंटीमेशन इसको मिली तो इसने पेमेंट कर दी, मतलब रिफंड कर दी एप्लीकेशन मनी की। पर ब्रांच बी ने अभी तक इस डिपॉजिट को एडजस्ट नहीं किया है, अभी तक ये डिपॉजिट एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब ये डिपॉजिट अनएडजस्टेड डिपॉजिट है। जब एचओ की कंसोलिडेशन होगी तो ये जो ब्रांच सी है इसको अपनी लायबिलिटी दिखाएगी, ना कि ब्रांच बी, राइट। तो ये यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर ब्रांच बी के पास कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट है तो ब्रांच बी उसे अपनी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में नहीं इंक्लूड करेगी, बल्कि ब्रांच सी को उसको अपनी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में इंक्लूड करना है। देखो इसमें क्या लिखा है, अनएडजस्टेड डिपॉजिट विच आर लाइंग इन द लिंकिंग ब्रांच सच एज डिविडेंड वारंट रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ईटीसी टू द एक्सटेंट पेमेंट इज मेड बाय द अदर ब्रांच। हमारे क्वेश्चन में अनएडजस्टेड डिपॉजिट पड़े थे ब्रांच बी के पास, ठीक है, और उसकी पेमेंट करी थी अदर ब्रांच, मतलब ब्रांच सी ने, जो उसकी लिंकिंग ब्रांच थी, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट किसने नहीं करी, आपकी ब्रांच बी ने नहीं करी। ये तीनों ब्रांच आपस में लिंकिंग ब्रांच है, राइट। तो इसको कहते हैं कि जब भी ब्रांच बी अपनी डीटीएल निकालेगी तो ऐसे डिपॉजिट को जो अनएडजस्टेड है उसको इंक्लूड नहीं करेगी। फिर आता है मार्जिन हेल्ड इन दी सन्ड्री डिपॉजिट फॉर द फंडेड फैसिलिटी। जब भी आपका बैंक सीसी देता है या कोई भी टर्म लोन देता है तो वो कुछ मार्जिन रखता है। नॉर्मली जिस अकाउंट में वो उस मार्जिन को रखता है उसको कहते हैं एस्क्रो
अकाउंट। तो अगर आपके बैंक ने एस्क्रो अकाउंट में कोई भी पैसा डाला है तो उसने वो एज अ सिक्योरिटी रखा है, वो उसकी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में नहीं आएगा, वो उसको रिफंड नहीं करना है, राइट। तो ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड होती हैं आपके डीटीएल की कॉम्पोजिशन से, और यहाँ से एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे आता है कि कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे आपके डीटीएल में। नंबर 1, नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इंक्लूडिंग रिलेटिंग टू द फॉरेन ब्रांचेस। अभी हमने ऊपर देखा कि ब्रांच अपने इंटर ऑफिस बैलेंसेस को सेटल करने के लिए एक एडजस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करती है जिसको कहते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर किसी भी ब्रांच के रिलेशन में कोई क्रेडिट बैलेंस वहां पे आ रहा है, इसका मतलब आपके बैंक को उस ब्रांच को उस पैसे को देना है। तो अगर देना है तो वो उसकी लाइबिलिटी है, तो वो कहां पे आएगा, आपकी डिमांड और टाइम लाइबिलिटी में इंक्लूड होगा। अगला पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर रिवर्स्ड इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर। ये जनरली आपका बैंक ऐसा काम अपने प्रेजेंटेशन के लिए करता है कि जैसे उसका हाफ ईयर होता है, वो अपनी हाफ ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, टोटल वो इंटरेस्ट वहां पे शो कर देता है जितना इंटरेस्ट हुआ, लेकिन जैसे ही उसका अगला साल शुरू होता है वो रिवर्सल कर देता है इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये भी आपका कहां पे आएगा, डिमांड टाइम लायबिलिटीज की कॉम्पोजिशन में इंक्लूड होगा। फिर कहता है कि कोई भी बोरोइंग्स जो आपके बैंक ने अब्रोड से करी है वो भी आपकी डिमांड और डिमांड टाइम लायबिलिटीज में इंक्लूड होंगी। तो ये सारे के सारे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। मूविंग फॉरवर्ड कंसेप्ट आता है आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो का, और ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को 9% का कार रखना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक को 10% का कार रखना है। और कार कैलकुलेट क्या होगा, कैसे होगा, ऊपर रखनी है आपको कैपिटल फंड्स, नीचे रखनी है आपने रिस्क वेटेज एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। इसको आप अपने एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ते हो इंटर की लेवल पे, राइट। अब कैपिटल फंड में दो कैटेगरी, अब अपने कैपिटल फंड को दो कैटेगरी में बांट सकते हो, अपनी कैपिटल को दो कैटेगरी में बांट सकते हो। नंबर 1 इज टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। यहां से भी एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, इसको और इस वाले कंसेप्ट को आप एमसीक्यू के तरीके से पढ़ोगे, मतलब याद करने की जगह आप समझने की कोशिश करोगे। इधर आओ, टीयर 1 में क्या क्या चीजें आती है, इट इंक्लूड्स पेड अप शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स। हाँ, लेकिन जब भी फ्री रिजर्व्स निकालेंगे उसमें से तुम अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे, और इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे, और करंट ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉसेस जो भी हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे, टीयर 1 की कैपिटल में आएंगे। फिर है टीयर 2 की कैपिटल, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट और सब ऑर्डिनेटेड एसेट। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो कि टीयर 2 कैपिटल है वो टीयर 1 कैपिटल के 100% से एक्सीड नहीं कर सकती है। अब ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ऑल्दो इनका भी एक मतलब है जिसको इस क्लास में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, और अगर आपको पहले से पता है टीयर 1 टीयर 2 का मतलब, अगर आपको इंटर की लेवल याद है या आपके टीचर ने आपको रेगुलर क्लास में कराया, तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, right. Moving forward to the last topic of this chapter, finally last topic, that is concurrent audit system. Okay, concurrent audit मतलब इंटरनल ऑडिट ही होती है आपके बैंक की। अब कॉन्करेंट ऑडिटर आपके बैंक का खुद का स्टाफ भी हो सकता है या एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है। अगर बैंक का खुद का स्टाफ है तो वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, और जिस ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट हो रही है उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर बैंक हायर कर रहा है अपनी कॉन्करेंट ऑडिट के लिए, उस टाइम पे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट फर्म इनिशियली कितने टाइम के लिए करेगा, वो अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए करेगा। उसके बाद मैक्सिमम आप कितने साल तक उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हो, 3 साल तक। मतलब टोटल कितने साल तक अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी कॉन्करेंट ऑडिटर को, 3 साल तक। और उसके बाद उसको अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सेम ब्रांच में नहीं, उसको किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एनी एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इज टू बी रिपोर्टेड टू आईसीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके एक्सटर्नल ऑडिटर ने कुछ भी कमीशन ऑफ, कोई भी कमीशन करी है, कोई भी ओमिशन की है, मतलब कोई भी उसने मिसकंडक्ट किया है, वो किसके पास जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज योर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर आता है रेम्यूनरेशन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर्स, कौन डिसाइड करता है, रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है आपका बैंक। बैंक किन किन चीजों को कंसीडर करता है जब वो रेम्यूनरेशन को डिसाइड करता है, तो वो कंसीडर करता है areas, quality of the work which is to be expected to be performed, number of hours, and while deciding the remuneration. ओके, फिर आता है रिपोर्टिंग सिस्टम इन कॉन्करेंट ऑडिट। बहुत बाद में कवर करेंगे, इसे कितना रहेगा, करा ही देती हूँ यार, वो थोड़ा सा रहेगा। ओके, रिपोर्टिंग सिस्टम, मेरी क्लास का टाइम हो गया रेगुलर क्लास का।
रिपोर्टिंग सिस्टम इन कॉन्करेंट ऑडिट, देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट। सीधी सी बात कहता है कि जब भी आपका कॉन्करेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जो भी डेफिशिएंसीज है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करेगा, और आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो जोन वाइज रिपोर्टिंग होगी, जोनल ऑफिसेज बने होते हैं बैंक के, उनकी वैसे रिपोर्टिंग होगी। एंड बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले अपने बैंक के ब्रांच के मैनेजर को बताएगा। माइनर इरेगुलरिटीज जो भी उसको मिलेंगी, उस माइनर इरेगुलरिटीज को सबसे पहले खुद से आपके ब्रांच मैनेजर से ठीक कराने की कोशिश करेगा, और अगर उसको लगता है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उसने डिटेक्ट करी है, उसको वो इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा, किसको, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को और आपके ब्रांच ऑफिसर को, और उसके साथ साथ फॉलो अप एक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। मतलब जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, आपके बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर कॉन्टिन्यूस फॉलो अप रखेगा आपके बैंक के मैनेजर के साथ कि क्या उसने इन ऑब्जर्वेशन को करेक्ट किया है या करेक्ट नहीं किया है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एग्जामिनेशन बाय योर कॉन्करेंट ऑडिटर, और यहाँ पे मैंने 3 एरियाज इंक्लूड करे हैं कि मतलब आपका कॉन्करेंट ऑडिटर इन्वेस्टमेंट की चेकिंग कैसे करेगा, एडवांसेस की चेकिंग कैसे करेगा, और फॉरेन एक्सचेंज की चेकिंग कैसे करेगा, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। राइट, कहाँ पे गया है ये, ओके। सो हम स्टार्टिंग विद कि इन्वेस्टमेंट की चेकिंग कैसे करेगा। एडवांसेस को मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ सेल्फ पे, रीजन इसका ये है क्योंकि एडवांसेस हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, और वो जो पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हैं मोर और लेस सारे के सारे पॉइंट्स सेम ही हैं। मैं इन्वेस्टमेंट की ऑडिट बता देती हूँ, ऑल्दो हम इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं, बट एक बार फिर से कहता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड एज पर एचओ इंस्ट्रक्शन, कि आपकी जो भी हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन है, आपकी ब्रांच जब भी इन्वेस्टमेंट को परचेज करेगी, सेल करेगी, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही करेगी। दूसरा, आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा दैट ऑल द इन्वेस्टमेंट विच आर शोन आर फिजिकली हेल्ड बाय इट, कि मैनेजमेंट आपका जो बैंक कह रहा है कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, वो एक्चुअल में भी फिजिकली आपका बैंक हेल्ड कर रहा है अपने पास। आपका ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि योर ब्रांच इज कंप्लाइंग विद द गाइडलाइंस ऑफ एचओ और आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ द स्क्रिप्ट। मतलब जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है या जो भी आपके एचओ की गाइडलाइंस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी ब्रांच उसके साथ कंप्लायंस कर रही है। आपको आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा दैट ऑल द परचेज एंड सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड एट द रेट विच आर बेनिफिशियल टू योर बैंक। तो ये सारी चीजें कौन चेक करेगा, आपका कॉन्करेंट ऑडिटर चेक करेगा जब भी वो इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन चेक करेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे तो पुराने पॉइंट है जो हम देखकर आ चुके हैं ऊपर, मोर और लेस सेम ही पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉरेन एक्सचेंज वाला, ठीक है। तो सबसे पहला कहता है, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट कहता है योर ऑडिटर विल एग्जामिन द फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर आपका ऑडिटर जब भी फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस को चेक करेगा आपके बैंक के अंडर द कॉन्करेंट ऑडिट, उस केस में आपका ऑडिटर चेक करेगा फॉरेन बिल्स जो आपके बैंक ने नेगोशिएट करी हैं अंडर एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। दूसरा पॉइंट कहता है आपका ऑडिटर चेक करेगा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एंड अदर नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो भी आपके बैंक के पास हैं, एंड कंफर्म करेगा कि जो भी उन अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट हो रहा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तीसरा पॉइंट, योर ऑडिटर विल इंश्योर कि जो भी इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस होती हैं आपके बैंक में, उन रेमिटेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड आपका बैंक मेंटेन रखता है। उसके साथ साथ योर ऑडिटर विल ऑल्सो इंश्योर कि अगर कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे पढ़ते हो, अगेन आप अपने SFM में, अगर उसमें कोई भी एक्सटेंशन हुआ है या कोई भी कैंसिलेशन हुआ है तो उसके एक्सटेंशन के लिए और उसके कैंसिलेशन के लिए देयर इज प्रॉपर ऑथराइजेशन। फिर कहता है योर ऑडिटर विल इंश्योर कि जो भी आपके नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, अगेन SFM में मैं नहीं बता रही अभी, राइट। तो जो भी बैलेंस आपके नोस्ट्रो अकाउंट में पड़ा है वो बैलेंस उतना ही होना चाहिए जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको परमिट किया है। योर ऑडिटर विल इंश्योर कि अगर कोई भी ओवरसोल्ड या ओवरबोट पोजीशन है इन डिफरेंट करेंसीज, मतलब आपका बैंक की जो भी ओवरसोल्ड, अब ये ओवरसोल्ड ओवरबोट पोजीशन अगेन क्या है, SFM का कंसेप्ट है, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बताऊं क्या छोड़ूं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, राइट। तो अगर कोई भी ओवरसोल्ड और ओवरबोट पोजीशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये ओवरसोल्ड ओवरबोट पोजीशन की वजह से जो भी बैलेंस है वो रीजनेबल होना चाहिए। योर ऑडिटर विल ऑल्सो इंश्योर दैट बैंक इज कंप्लाइंग विद एचओ एंड आरबीआई की गाइडलाइंस फॉर डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, की जब भी वो फॉरेक्स में डील कर रहा है जो भी एचओ की गाइडलाइंस है और जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके साथ कंप्लाइंस कर रहा है। मेरे को ना जब मैं ऐसे पढ़ाती हूँ ना कि सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में बता दिया,
मेरे को मज़ा नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और बता दूं, लेकिन अभी ये रिवीजन क्लास है और ऊपर से चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ मतलब कम से कम 10 दिन चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। कोई चीज़ जो 10 दिन में होती है अच्छे से, उसके लिए आप कह रहे हो कि 1 से 1.5 घंटा, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर कराया जा सके। आई होप कि आपको ये रिवीजन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे, नाइट, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय।